डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आप पहुंचे हैं अपने 16 चैप्टर पर। इससे पहले हमने 15 में पढ़ा था कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है उसके बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और जो ह्यूमन रिलेशंस है उनके अंदर हार्मनी हम कैसे लेकर के आ सकते हैं। आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध चैप्टर है हमारा यह 16। तो आपने इस बुक के अध्ययन से एक महत्वपूर्ण अवधारणा यह सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो निष्ठापूर्वक इस पर छोड़ी हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह भी एक कारण है कि स्वर्णिम नियम यानी कि गोल्डन रूल दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। आप जो दूसरों से चाहते हैं वैसा ही आप उनके साथ करें। ठीक है, जैसा भी आप चाहते हैं कि मेरे साथ में इस तरह से बिहेव किया जाए, मुझे इज्जत दी जाए, मुझे प्यार दिया जाए, मैं सम्मान किया जाए या मेरी बात पर विश्वास किया जाए। राइट। तो सेम यही चीजें आपको दूसरे लोगों को भी देनी पड़ेंगी। यदि आप दूसरे लोगों के लिए जजमेंटल हैं, आप उनके बारे में जो भी धारणा रखते हैं, सेम वही धारणा फिर आपके लिए भी की जाएगी। राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि जैसा आप अपने लिए बिहेवियर चाहते हैं ना, वैसा ही बिहेवियर आप दूसरे लोगों को भी दें। इस सबक के बाहरी और आंतरिक दोनों अर्थ हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन से संबंधित है। बाइबल के संदेश के अनुसार जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में आप आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार सोचते हो। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। ये जहर खाने की तरह है। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं वह आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम कर देती है। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतर जाते हैं तो वे आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो विचार आप उसके सामने तो आप बहुत अच्छे बन रहे हैं कि हाँ भाई मैं तेरा बहुत हिमायती हूँ, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, लेकिन क्या कर रहे हैं आप उसकी पीठ के पीछे आप उसकी बुराइयां कर रहे हैं। आप जैसा वहां थे बिल्कुल ही डिफरेंट आप उसकी पीठ के पीछे हो जाते हैं। तो वो सब कुछ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो देख रहा है और वो जान जाता है कि अच्छा इस तरह से रिएक्ट करना है। तो वो सेम ही रिएक्शन वो आपके लिए भी रखेगा कि फिर आप क्या होगा, आपके पीछे जो लोग हैं वो आपकी बुराइयां करेंगे और आपके साथ आपके जब सामने होंगे तब वो आपसे अच्छे रहेंगे। तो ये क्या रहेगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिलेशन आपके परिवार के और सदस्यों के साथ में, ऑफिस के अंदर, या चाहे आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं काम भी करते हैं, तब भी हर जगह में आपको अगर दूसरों से अपने रिश्तों को अच्छा रखना है तो आपको क्या करना चाहिए। आपने मूल्यांकन नहीं करना है। ठीक है, मूल्यांकन बिल्कुल नहीं करना है ताकि आपका मूल्यांकन ना किया जाए। क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। बहुत बार हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और उसका ये निकालते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग। तो अब मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों के करीबी अध्ययन और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना है। वो इंसान जैसा भी है, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। कई बार क्या होता है, हम कुछ सोचते जो कुछ है वो वैसा वैसे होता नहीं है। हम गलत सोच लेते हैं और जब हम उससे बातें करते हैं तब हम किस निष्कर्ष पे निकलते हैं, अरे मैं तो इसके बारे में गलत सोच रहा था। तो ये चीजें जो गलत हो जाती हैं। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वह आपका विचार है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं। इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच और महसूस कर रहे हैं उससे दरअसल आपने अनुभव में उतार रहे हैं।
जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वह आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। जो जो थॉट आप उसके लिए कर रहे हो वही वही थॉट आप अपने लिए भी दे रहे हो। इसलिए यह कहा गया है कि जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। ये इस तरह से आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आप लेसन याद करें, आपने बिल्कुल एज इट इज सारी लाइन से याद करनी, तो जो आपका मस्तिष्क है वो उसको ना तो सही का पता होता ना गलत का पता होता, ना तो वो ये जानता है कि आप दूसरे के लिए ये वाली बातें बोल रहे हो। आपने कहा कि अगर रंग के बारे में आता है कि अगर ऐसा रंग है तो वो गोरा रंग है, तो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा कि गोरे रंग वाला इंसान जो है वो सुंदर होता है। आप कहोगे कि जिसका रंग काला है वो इंसान जो है ऐसा होता है। तो क्या हुआ, आपने अपने दिमाग में बिठा ली ये चीज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ क्या हुआ, रंग भेद की नीति आ गई। वैसे ही जो इंसान आपके लिए अच्छा काम कर रहा है आप उसे अच्छा बोलोगे, जो आपके गलत, जो आपने कुछ बोल दिया उसका उसने जवाब दे दिया, आपने बोल दिया कि वो गलत है। तो यही सारी की सारी चीजें क्या कर रहा है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लिए भी बोल रहा है। वो आपके लिए भी उसी तरह, जब भी आप कहीं इस तरह से बिहेव करेंगे दूसरों से, आप सेम वही चीजें सुनेंगे जो आपने जजमेंट या जो आपने मूल्यांकन दूसरों के बारे में रखा होगा। ठीक है। ये तो टोटल क्या होता है, ये टोटल हमारा मूल्यांकन होता है। जैसे हम दूसरों के लिए सोचते हैं वैसा ही फिर लोग आपके लिए सोचते हैं, और आपको फिर ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन में उन मानदंडों को और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। जब आप इस नियम को जान जाते हैं, यह समझ लेते हैं कि आप अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छे ही विचार भेजें। राइट, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि अगर आप किसी का कंपैरिजन करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको कंपैरिजन को फेस करना पड़ेगा। नफरत भेजेंगे तो आपको वो नफरत कहीं ना कहीं आपको भी फेस करनी पड़ेगी। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरे के साथ जो भलाई करते हैं वह उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी, और आप जो बुराई करते हैं वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपकी ओर लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोध और नुकसान का भाव अंततः किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय उसको क्या करेगा, नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करता है जैसे उसके इरादे होते हैं। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह न तो व्यक्तियों में भेद करता है, ना ही किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में। यह ना तो दयालु है और ना ही प्रतिरोधात्मक है, मतलब सॉरी प्रतिशोधात्मक है। उसको ये भी नहीं कि मुझे रिवेंज लेना है, या ये भी नहीं कि इसने अच्छा कर दिया चलो उसके ऊपर सिंपैथी दे करके वो दयालु बन जाए। वो तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको जो चीज उसको फीड की जा रही है उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो काम करते हैं, वह अंततः आपकी ओर लौटता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अखबार के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। आप खुद पर नजर डालें, लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। बाद के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी सभी लोग गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं। अगर अखबार आपको विचलित करती है तो यह आपकी कमी है, क्योंकि आपके नकारात्मक भावों ने ही आपसे शांति और सद्भाव छीन लिया है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अंदर अपने मन के अंदर बिठाना नहीं है, सिर्फ पढ़ लिया, दैट्स इट। ठीक है। यदि आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट बैठी होती है, इसका मतलब क्या है, आपको विचलित कौन कर रहा है, वो नेगेटिव थॉट्स कर रही है। एक महिला मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। ऑथर बता रहे हैं ये चीज कि कोई लेडी थी, वो उनके पास आई, तो वो अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाह रही थी उससे। उसने बताया कि अखबार में कुछ कॉलमिस्टों के लेख पढ़ने पर वह भरना चाहता है। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की यह सतत प्रतिक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उससे कह दिया था कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने की कोई
कम करने का कोई ना कोई तरीका उसे खोजना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह काम करता है। वह समझ गया कि अखबार में छपे हुए लेख पर गुस्सा होना भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। कई बार हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन हम उसका जो साइड इफेक्ट होता है, उसका जो बैड इफेक्ट होता है, उसको नहीं जान पाते हैं। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ के उससे गुस्सा तो आ रखा था कि यहाँ इतना गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा था, वो अपने आप वो सारी खबरें उसके दिमाग के ऊपर चढ़ रही थी, उसके दिमाग में हावी हो रखी थी वो जो चीजें थी, उससे उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वह उससे राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से सहमत हो। इसी तरह से लेखक को उसे यह स्वतंत्रता देना चाहिए कि वह अखबार को पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। उसने सीखा कि वह नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अब मान लीजिए उसको कोई चीज बेकार लग रही थी, तो बजाय कि गुस्सा करे, उस वो लिख करके आप आराम से अच्छे शब्दों में उनको भेज सकते हो कि भाई इस तरह की चीजें आप न्यूज़पेपर में ना दें, या जो भी आपको बुरा लगता है। तो हर चीज का तरीका होता है, ये नहीं कि आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया और अपना ब्लड प्रेशर आपने हाई कर लिया। इस स्पष्टीकरण से उस आदमी के इलाज में मदद मिली। थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में ऑथर को बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बातों पर हंसना छोड़ दिया है। क्या करना, सॉरी, उसने उसको क्या करना छोड़ दिया है, उसने गुस्सा करना छोड़ दिया और हंसना सीख लिया है। तो वो क्यों? क्योंकि लेखक क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है जो लेखक लिख रहा है। अब सबके ही नजरिए एक जैसे हों ये तो जरूरी नहीं है ना। आप उनका नजरिया पढ़े, ठीक है, आपको सही लग रहा है, ठीक है, इट्स ओके, नहीं तो आप मुस्कुराना, अच्छा ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रियाएं पर हंसना भी सीख लिया। अब अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका ब्लड प्रेशर काबू में है। अब एक और ऑफिस की ये थी, कोई लेडी थी, सिंथिया आर। तो वो ऑथर के पास आई, उन्होंने बताया कि मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है। ये जो थी एक बड़े कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वो ऑथर के पास गई और उन्होंने बताया क्योंकि उसके मन में अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट थी, इसीलिए वो उनके पास गई, ऑथर के पास गई, जोसेफ मर्फी के पास। उसे यकीन था कि वे उसके बारे में गपशप करती थी और झूठी अफवाह फैलाती थी। जब मैंने पूछा तो उसने स्वीकार किया कि वह उसके महिलाओं के साथ संबंधों में उसे बहुत सी दिक्कत थी। उसने कहा, मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है। जब मैंने उससे आगे की बातचीत की तो मुझे पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दंभी, अक्खड़ और चिड़चिड़ी आवाज में बोलती थी। अब आप समझ लीजिए, कोई अगर कोई बहुत ही अकड़ू होकर के, चिड़चिड़ा होकर के बात करेगा तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, जो लेडीज है वो, लेडीज ही नहीं जेंट्स भी भागेंगे, क्योंकि जब इस तरह का बिहेवियर होता है तो हर कोई वहां पे नहीं बात करना चाहता या हर कोई उनके सामने नहीं रहना चाहता। उसके बोलने के लहजे में घमंड झलकता था और मैं समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग क्यों चिढ़ते थे। हालांकि उसे इस बात का एहसास भी था, उसको क्या था, मतलब उसको एहसास भी नहीं था कि मतलब मेरा ये बिहेवियर लोगों को परेशान करता है या ये लोग इस तरह से मेरे को दिक्कत में आते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में मजा आता था। अब क्या है, वो ये वाली बात उसके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है कि ये लेडीज मुझको परेशान करती हैं, इसे इन्हें परेशान करने में मुझे, इन लोगों को मजा आता है मुझे परेशान। अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री के सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि यह चिढ़ और परेशानी आपकी ही किसी अवचेतन पैटर्न या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही है? मतलब कोई इक्का दुक्का तो बात हो जाती है, लेकिन अगर काफी सारे लोग हैं जो आपसे चिढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने पैटर्न ही ऐसा बना लिया है।
आपने अपना मानसिक विचार ही ऐसा कर रखा है कि वो ही वाइब्रेशन आप हर जगह फैला रहे हो, और लोग फिर क्या होते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सब लोग जेलस हो रहे हैं क्योंकि आप ही उनको भेज रहे हो। ये गिव एंड टेक है कि हमने जो दिया हमको वही चीज वापस मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो तो वह खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भांप लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। आपने ऐसा तो देखा होगा, बहुत बार बोलते हैं ना कि कुत्ते के सामने डरोगे तो वो और डराएगा या तुमको तुम्हारे पास आएगा। तो ये चीज क्या है, वो वाइब्रेशन को जांच लेते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में इंसान भी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं। हम वैसे ही हम लोग भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। औरतों से नफरत करने वाली इस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती थी। वह यह जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, कामों, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती है। वाइब्रेशन का बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए आप एक वाइब्रेट यहाँ पे कुछ कोई भी चीज वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ आप यंत्र बजा रहे हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो आसपास की चीजों में भी आ जाती है। वैसे ही जिस वाइब्रेशन से आप वर्ड्स को बाहर फेंकते हैं, जिस वाइब्रेशन से आप फीलिंग्स को फेंकते हैं, वही फीलिंग्स आपको वापस में मिल जाती है। हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेषपूर्ण और गुस्सैल व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाल ली। वह हर दिन सुनियोजित तरीके से और लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती थी। उसने बहुत सुंदर सी अफर्मेशंस बनाई, तो उन अफर्मेशंस को वो डेली डेली बोलती थी। उसका उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया। इस बुक के अंदर ये अफर्मेशंस लिखी हुई हैं। जो भी अफर्मेशंस मैं इसमें दे रही हूँ, आप पिछले चैप्टर्स में आप अपनी लाइफ के अंदर भी इन अफर्मेशंस को लिख सकते हैं या अपने लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अफर्मेशंस हैं। तो इन्होंने क्या अफर्मेशन लाई कि मैं प्रेम, शांति और आराम से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। मैं अब उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैंने अपने विचारों का लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल लिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ तो खुद से दृढ़ता से कहती हूँ, मैं अपने भीतर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत की दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। यह अफर्मेशन उन्होंने लिखी और इसको उन्होंने डेली बोला। प्रार्थना के इस अभ्यास ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब। साथ ही काम करने वाली महिलाएं जीवन की यात्रा में उसके साथी और सहेलियां बन गई। उसने यह सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं होता। आपको अगर बदलना है तो किसी और को ना बदल करके आपको खुद को बदलना पड़ेगा। राइट? आप दूसरों को मत सोचिए कि आप इसे बदल दोगे, उसे बदल दोगे। आप वो जो वाइब्रेशंस हैं वो आपकी खुद की वाइब्रेशन है जो दूसरों तक जा रही है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा बदले तो उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। राइट? उसकी आंतरिक भाषा ने उसका प्रमोशन रोक दिया। अब एक और एग्जांपल है इसमें। एक दिन जिम एस नामक सेल्समैन ऑथर से मिलने आया, जोसेफ के पास आया। ये सेल्समैन, वह अपने सेल्स मैनेजर के कारण बहुत परेशान और बहुत बुरी तरह विचलित था। जिस 10 साल से जो वो काम कर रहा था वहां पे, उन 10 सालों में उसको कोई प्रशंसा नहीं मिली। जिम कंपनी में था लेकिन उसे कभी प्रमोशन या कोई तारीफ के वर्ड्स नहीं मिले। उसने ऑथर को अपनी बिक्री के आंकड़े दिखाए तो वो ऑथर कह रहे हैं कि मैं आसानी से देख सकता था कि वे उस इलाके के अन्य सेल्समैनों के आंकड़ों से अच्छे थे।
उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता है। अब काम तो वो अच्छा कर रहा है सेल्स मैनेजर, जो सेल्समैन है, बट सेल्स मैनेजर उसको पसंद नहीं कर रहा है। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता था। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। जिम की स्थिति पर विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफी हद तक उसके भीतर ही था। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वह अधिकारी इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम पर उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना या अवधारणा यह थी कि वह ओछा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और विरोधी था। अब वो अपने सेल्स मैनेजर के बारे में इस तरह की बातें सोच रहा है, जो सेल्समैन। जिम के मन में उसके प्रति कटुता, शत्रुता भरी हुई थी। ऑफिस जाते समय वह रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था, उनमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती थी। जिम मानसिक रूप से जो देता था, अनिवार्य रूप से उसे वही वापस मिलता था। हमारी बातचीत के खत्म होने तक जिम को एहसास हो गया कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। कई बार क्या होता है, हम सामने से अच्छे बन के बोलते रहेंगे, बहुत अच्छा दिखाएंगे शो करके कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या होता है, अंदर ही अंदर जो एक युद्ध चलता रहता है ना, आप कुछ कुछ गलत बोलते रहते हैं, कुछ शब्द गलत यूज करते रहते हैं, वो आप ही को पता है। राइट। तो उन विचारों पर आपको ध्यान देना है कि वो विचार विनाशकारी नहीं होते, नहीं होने चाहिए। अंदरूनी भाषा भी सुंदर और सुखद होनी चाहिए। उसके खामोश विचारों और भावों की शक्ति तथा गहनता, जिनसे वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई। इसके कारण उसे अपने बॉस से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां भी उत्पन्न होती थी। आप यदि किसी के सामने गलत नहीं बोल रहे हो, उसके लिए नेगेटिव नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर अगर उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो जो वाइब्रेशंस है ना, वो फीलिंग्स उस इंसान तक पहुंच जाएंगी। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं चलेगा। उसको कैसे ना कैसे करके वो आपकी वाइब्रेशंस को भांप लेगा। राइट। अब जोसेफ ने उनको कुछ अफर्मेशंस लिख के दी, तो उनके आग्रह पर जिम ने उन अफर्मेशंस को पढ़ा और उनको उसने क्या किया, उसको बार बार रिपीट किया। क्या थी ये अफर्मेशंस? कि मैं ही ब्रह्मांड में एकमात्र चिंतक हूँ। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता हूँ। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति और खुशी की कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि सभी मामलों में उन्हें दैवी मार्गदर्शन मिलेगा। अब क्या किया सेल्समैन ने, अपने सेल्स मैनेजर के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू कर दिया, अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर दिया। तो वो सब कुछ चेंज हो गया। क्योंकि आप अगर किसी के लिए चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छी वाइब्रेशन भेजनी पड़ेंगी। कई बार क्या होता है कि आप तो अच्छा अच्छा भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर से कोई ना कोई नेगेटिविटी ऐसी सी आ जाती है। तो कई बार सामने वाला इंसान इतना ज्यादा आपके लिए नेगेटिव होता है, वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहा होता है, इधर से आप पॉजिटिव भेज रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको लग जाएगा कि जितना मैं उसके लिए मतलब ये वाइब्रेशन भेज रहा हूँ, उनमें से तो है मत कुछ हो नहीं रहा। तो वो क्या होता है कि वो सामने वाला इंसान इतना ज्यादा नेगेटिव है कि वो आपकी पॉजिटिविटी जो है उतनी ज्यादा उसको कम करने के लिए पूरी नहीं पड़ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और डट करके और ज्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा यदि आपको अपना रिश्ता सुधारना। ठीक है, यदि आप चाहते हो संबंध सुधर जाए, तो और एक दिन क्या होगा, आप वो जो वाइट एनर्जी या पिंक एनर्जी आप उसको दे रहे हो, अपनी अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो, एक दिन उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो अपने आप डाउन हो जाएंगी, क्योंकि एक जने को तो पहल करनी ही पड़ेगी। उसने यह प्रार्थना धीरे से, शांति से और भावना से दोहराई। वह जानता था कि उसका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। वह उस बगीचे में जो भी बोता है, उसे उसी तरह के फल मिलेंगे।
मैंने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीरें बनाना भी सिखा दिया। मानसिक तस्वीरें, जैसे हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक सीखी थी इन चैप्टर्स के अंदर, आई थिंक 7th चैप्टर है ये, आप पीछे जा करके देख सकते हैं इसके अंदर विजुअलाइजेशन टेक्निक। उसने कल्पना की कि बॉस उसके अच्छे काम पर उसे बधाई दे रहा है। अब ये जो वो चाह रहा है वो क्या कर रहा है, वो टोटल विजुअलाइज कर रहा है। उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और यह टिप्पणी कर रहे थे कि ग्राहक उसकी कितनी तारीफ करते हैं। उसने इस कल्पना में वास्तविकता के रंग भर दिए, सोचना शुरू कर दिया कि ये सही में रियल हो रहा है। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, उनकी आवाज का विशेष अंदाज सुना और उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाट्यकरण करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। ठीक है, क्या बना ली, एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली, मूवी जैसे भी। इसमें एक ये भी था उसके अंदर, जो हमारी वो थी ये टेक्निक्स थी, उसमें मूवी बनाने का भी था। तो उस पूरा का पूरा सीन उन्होंने क्रिएट कर लिया कि हाँ ऐसे 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 हो रहा है। हर रात को वह इस मानसिक फिल्म को देखता था और जानता था कि उसका अवचेतन मन ही उस वह ग्रहणशील माध्यम है जिस पर उसकी चेतना कल्पना प्रभाव छोड़ेगी। इस प्रक्रिया से जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक प्रसारण, ऑस्मोसिस मान सकते हैं, उसके अवचेतन मन पर धीरे धीरे असर हुआ। मतलब जो वो थॉट डाल रहा था वो धीरे धीरे उसके माइंड ने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। इसकी अभिव्यक्ति अपने आप सामने आ गई। जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को फोन करके बधाई दी और डिवीजन सेल्स मैनेजर पद पर प्रमोशन कर दिया। इससे उसकी जिम्मेदारियां और तनख्वाह में भी काफी बढ़ोतरी हुई। जब जिम ने बॉस के बारे में अपनी अवधारणा और आकलन को बदल लिया, तो उसके अवचेतन ने यह सुनिश्चित किया कि बॉस उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करे। राइट, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आप इतना जितना आज हमने पढ़ा है उस सारे को आप एक बार रिवाइज कर लें, देख लें। और बात यहाँ जो सार निकलता है वो ये है कि जैसा आप अपने लिए चाहते हैं कि मेरे लिए लोग क्या सोचें, मेरे लिए लोग जैसा भी आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट मिले, तो वही ट्रीटमेंट आप दूसरे लोगों को दें। सिर्फ ऊपरी सतह से नहीं, आपको ये सब काम अपने दिल से करना पड़ेगा। जब आप अपने दिल से सबके लिए इतना अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार देंगे, तो ये सारे विचार आपकी तरफ दौड़ दौड़ कर जाएंगे। क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, आप उसमें जितनी वाइब्रेशंस, जितनी फोर्स से भेजते हो, उतनी ही फोर्स से वो वाइब्रेशंस आपकी तरफ आती है। यदि आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। जजमेंटल ना बने, उनका मूल्यांकन ना करें, क्योंकि आपने अभी असलियत नहीं देखी होती है और आप सिर्फ उनको ऊपरी सतह से देख करके उनका मूल्यांकन शुरू कर देते हैं। तो आप ये मान कर चलिए 100% वही मूल्यांकन फिर आपके लिए भी होगा। तो अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छे अच्छे विचार रखें। अपने लिए फूल चाहते हैं तो दूसरों की भी झोली में फूल ही डालें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।